और मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ पार्ट जो बचा हुआ है हम लोग उसको देख लेंगे। ठीक। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्लास कंप्लीट। ठीक है। तो उम्मीद तो नहीं थी कि बच्चे आ जाएंगे क्रिसमस डे। कितने लोग दिख रहे हैं भाई? 1 2 3 4 लोग हैं। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कल हम लोगों ने क्लास को छोड़ दिया था। क्लास को हम लोगों ने बच्चों छोड़ा था सुभाष चंद्र बोस पे। ठीक है। तो अब कुछ बेसिक बात सुभाष चंद्र बोस की। तो इनके जन्म की बात करें तो मैंने बताया था बच्चों, कल की क्लास को याद करो तुम लोग। कल मैंने कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, जीरो ऑपरेशन के तहत अंग्रेज जो है उसको खत्म करा दिए। ठीक है। और मैंने बताया था कि दूसरी तरफ जब त्रिपुरी संकट आया, त्रिपुरी क्राइसिस जो जब आया था, जिसमें आईएनसी के अध्यक्ष के पद के लिए के विवाद हुआ था। ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट का डिस्प्यूट था गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच, तो उसमें फिर क्या हुआ था, इलेक्शन वाली बात की गई थी कि ठीक है अब इलेक्शन के द्वारा डिसाइड होगा कि कौन बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष। ठीक है। तो उसमें जो है, जब इलेक्शन हुआ, जीता कौन? सुभाष चंद्र बोस। हारा कौन? पट्टाभी सीतारामैया। किसके ये जो है कि प्रत्याशी थे? तो महात्मा गांधी के ये कैंडिडेट थे। ठीक है। तो ये हार गए। उसके बाद से फिर क्या हुआ, अध्यक्ष बन के ये अब काम अपना शुरू करेंगे, मगर गांधी हर बात में जो है टांग अड़ाएंगे। गांधी हर बात में टांग अड़ाते रहते हैं। ठीक। तो अब होगा क्या? अब होगा क्या? अब होगा ये कि सुभाष चंद्र बोस यहीं से क्या करेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेंगे और कांग्रेस से अलग होके अपना काम शुरू कर देंगे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करके देश की आजादी के लिए जब ये मूवमेंट शुरू करेंगे, तो अंग्रेज इनको क्या करेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। और अरेस्ट करके, ठीक है, इनको इन्हीं के घर में, ठीक है, इन्हीं के घर में नजर बंद कर दिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बच्चों हाउस अरेस्ट। ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा। बट इसके पहले इनके जीवन का कुछ बेसिक बात क्या था? तो इसके इनके जीवन का कुछ बेसिक बात जो था, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा। ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा में स्थान है कटक। ठीक है। तो कटक में हुआ था 23 जनवरी 1940, सॉरी, 23 जनवरी 1897। तो इस समय इनका क्या होगा, जन्म होगा। ठीक। अब अब ये 1920 में आईसीएस के, जैसे आज आईएएस होता है, उस समय बोलते थे आईसीएस। ठीक। तो आईसीएस के ये बन जाते हैं क्या, आईसीएस इन्होंने निकाल लिया, यानी कि आईएएस निकाल लिया। तो इंडियन सिविल सर्विस में ये आ गए थे। तो अब जो देश में समस्याएं चल रही थी, उन्हें सॉल्व करने के लिए ये अपने, सोचो, इतने बड़े पद से ये रिजाइन दे देंगे। ठीक है। और रिजाइन देके ये आ जाएंगे नेशनल मूवमेंट में। ठीक है। नेशनल मूवमेंट में ये आ जाएंगे। तो अब एग्जाम में हमसे पूछा जाता है ये सारी बातें, इनका बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, इनका जो मेंट्योर है। ठीक है। तो इनका मेंट्योर कौन? तो CR दास, जिसको मैंने लिखवाया हुआ है बच्चों। ठीक है। चित्तरंजन दास, याद आना चाहिए, मैंने लिखवाया था CR दास। ठीक है। ये इस तरह से CR दास। तो चित्तरंजन दास होगा नाम जरूर। कहाँ गए भाई CR दास? ठीक है, चित्तरंजन दास। ठीक है। ये इनके क्या थे, गुरु यानी मेंटोर। ठीक है। अब क्या होगा, जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इनको इनको रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर एक उपाधि देंगे। ठीक है, किसका? देश नायक का। ठीक है। देश नायक का क्या क्या करते हैं, उपाधि देते हैं इनको। तो पूछा जाता है कि देश नायक किसे बोलते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है। और ये क्या होगा ना, अब इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है। इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। जब हाउस अरेस्ट किया गया, तो अब सुभाष चंद्र बोस क्या होगा, इनका एक फ्रेंड था जो इनसे मैच करता था, थोड़ा सा चेहरा उसका मिलता था। ठीक। बट वेश बदलने में सुभाष चंद्र बोस बड़े माहिर आदमी थे। तो ये क्या होता है, इनका जो दोस्त था पठान जियाउद्दीन, तो वही आया इनसे मिलने। तो उसको ये सारा कुछ सिखा के भेजे
कि हमें ये सामान चाहिए और आप जो है लेके आना। तो वो जो है लेके आया। अब किस तरह से उसको ब्रिटिश सरकार, भाई पुलिस वगैरह थे, सामान की चेकिंग भी होती होगी कि भाई तुम क्या लेके, झोले में बैग में लेके तुम क्या जा रहे हो। ठीक। अब वो वेश बदलने वाला, दाढ़ी वाड़ी कपड़े वगैरह ये सब कैसे अंदर आया, ये इतिहास में देखो मिलता नहीं है बच्चों। हाँ ये जरूर पता चलता है कि ये गए अंदर ठीक है, सामान लेके। और ये पठान जियाउद्दीन का वेश बदल के निकल गए कहाँ, ठीक है, इंडिया से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ये होते हुए पूरा, ठीक है, पहुंचेंगे कहाँ, जर्मनी। और जर्मनी में जब पहुंचेंगे तो देखो ब्रिटेन का विरोधी था जर्मनी। तो जर्मनी से सहायता मांगने के लिए पहुंचेंगे कौन, सुभाष चंद्र बोस सॉरी, हाँ मतलब जर्मनी से सहायता मतलब हिटलर, ठीक है, तो हिटलर से सहायता मांगने के लिए पहुंच जाएंगे कहाँ, जर्मनी। तो जब हिटलर इनको देखेगा तो हिटलर इनको देख के कहता है नेताजी, ठीक है, आपका स्वागत है जर्मन भाषा में जो भी जिस तरह भी बोला हो, तो नेताजी आपका स्वागत है। यहाँ अब क्वेश्चन बना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि कौन दिया था। ठीक है, तो नेताजी बोला था एडोल्फ हिटलर ने ठीक है, तो ये हिटलर का दिया हुआ टाइटल है। तो यहाँ हम इस बात को भी देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हिटलर क्या करेगा, हिटलर देखो बच्चों मना कर देता है, क्योंकि वो खुद ही अपने अपने देश में, ठीक है, युद्ध का नेतृत्व कर रहा है, ठीक है, फ्रांस ब्रिटेन सबसे ये लड़ रहा है। अब उस कंडीशन में यहाँ इंडिया में आके ब्रिटेन के खिलाफ लड़े, तो अभी जो है कि हिटलर इतना फ्री नहीं था, तो हिटलर क्या करेगा, मना कर देगा। और जब मना कर देगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है कहते हैं ठीक है, और उसके बाद से ये क्या होगा, ये यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है, कहाँ से, जर्मनी से। और जर्मनी से निकल के ये पहुंचेंगे कहाँ, जर्मनी से निकल के ये पहुंचते हैं बच्चों जापान, ठीक है, जापान। तो होगा क्या, होगा क्या, एक बच्चों तुम लोगों ने सुना होगा आजाद हिंद फौज, ठीक है, आजाद हिंद फौज, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है ये सॉरी, यहाँ आजाद हिंद फौज, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग अलग है। आजाद हिंद फौज जो है, इसकी स्थापना की बात आएगी, ठीक है, तो इसकी पूछता स्थापना किसने किया था, इसका इस्टेब्लिशमेंट किसने किया। तो आजाद हिंद फौज का फाउंडर कौन होगा, तो याद रखना, तीन जगह बच्चे गलती करते हैं। पहला रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी बोस। हाथ में मुझे बच्चों बहुत बहुत ज्यादा चोट लगी है, ये डोर में उंगली मेरी पिस गई है, ये अगर तुम लोग को ऐसे दिख रहा हो तो ये देख सकते हो, पूरा ब्लैक हो गया है मेरा उंगली, ठीक है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ ठीक से। तो तो यही मैंने बताया कि ये जो मैं लिख रहा हूँ इस वजह से ऐसा लिखा पा रहा है, ठीक है। तो रास बिहारी बोस में कंफ्यूजन रहेगा, ठीक, प्लस प्लस सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। और तीसरा नाम आएगा कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह। तो याद रखना बच्चों, कैप्टन मोहन सिंह फाउंडर हैं किसके, कैप्टन मोहन सिंह फाउंडर हैं आजाद हिंद फौज के, ठीक है, आजाद हिंद फौज के। तो सर रास बिहारी बोस का नाम आ जाता है, तो रास बिहारी बोस का जो नाम आता है वो क्या है, इसको ध्यान से सुनो। रास बिहारी बोस फाउंडर हैं, ठीक है, 1942 में ही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की, ठीक है, जो कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ठीक है कैप्टन मोहन सिंह यहाँ हो गया, ठीक। अब यहाँ देखोगे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942, ठीक है। तो तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि रास बिहारी बोस क्या करेंगे, ये सजेशन देंगे, ठीक है, कि जो आजाद हिंद फौज था, कैप्टन मोहन सिंह फाउंडर, कुछ समय इसको ये चलाए, और फिर कैप्टन मोहन सिंह ने क्या किया, इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो फिर इसी आजाद हिंद फौज को रीस्टार्ट करेगा कौन, सुभाष चंद्र बोस रीस्टार्ट करेंगे। तो यही पूछा जाता है कि आजाद हिंद फौज का, ठीक है, सुप्रीम कमांडर किसे नियुक्त किया गया, तो सुप्रीम कमांडर नियुक्त किया गया था किसको, सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, ठीक है, सुप्रीम कमांडर। तो सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हमसे गलत ना हो, याद रखो, आजाद हिंद फौज का फाउंडर पूछा कैप्टन मोहन सिंह, ठीक। इंडिपेंडेंस लीग का पूछा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का
रास बिहारी बोस। ठीक। आजाद हिंद फौज की कमान, ठीक है, किसे सौंप दी गई? तो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी गई। ठीक है। उसका सुप्रीम कमांडर किसे अपॉइंट किया गया? तो सुप्रीम कमांडर अपॉइंट किया गया सुभाष चंद्र बोस को। ये बातें बच्चों ध्यान में रखना, वरना यहाँ पे क्वेश्चन गलत ज्यादा हो जाता है बच्चों से। ठीक है। तो मैं जो है यही सारी बातें तुम लोग को बता रहा हूँ कि गलत नहीं होने देना है। ठीक। तो अब क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस अब आजाद हिंद फौज की सेना तो इनको मिली गई। ठीक है। अब ये आजाद हिंद फौज की सेना प्लस जापानी सैनिक, इन दोनों सेनाओं की सहायता से, ठीक है, ये अब अटैक करेंगे इंडिया में। ठीक है। इंडिया में। तो अब होगा क्या, ये जो आजाद हिंद फौज है, ये कौन सी फौज है? ये ब्रिटेन की फौज थी। ठीक है। ये ब्रिटेन की एक मिलिट्री थी, जिसको जापानियों ने कर लिया था अरेस्ट। और जब ये जापानी इनको अरेस्ट कर लिए थे, तो इन्हीं लोगों में कैप्टन मोहन सिंह क्या करेंगे, यही अरेस्ट सिपाहियों का एक ग्रुप बना देंगे, जिसका नाम क्या होगा? आजाद हिंद फौज होगा। ठीक है। और ये लड़ रहे थे ब्रिटेन की तरफ से, मगर अब ब्रिटेन के अपोज में हो जाएंगे, विरोध में हो जाएंगे। ठीक है। और जापान के साथ ही हो जाते हैं। ठीक। तो फिर सुभाष चंद्र बोस इसका कमान ले लेंगे। तो अब क्या होगा, आजाद हिंद फौज, ठीक है, और जापानी सेना, अब ये क्या होगा, बढ़ेगी आगे। मगर उससे पहले क्या होगा, इससे पहले होगा ये कि जब ये आएंगे, तो ये पहुंचेंगे कहाँ? सिंगापुर। ठीक है। सिंगापुर सेना लेके पहुंचेंगे कहाँ? सिंगापुर। तो जब सिंगापुर में पहुंचेंगे, तो वहां पे आजाद हिंद फौज के सैनिकों को, ठीक है, स्पीच देंगे। ठीक है। इनको, इनसे बात करेंगे, और बात करते समय इनको बोलेंगे, ठीक है, क्या तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सर क्या मतलब होता है इस बात का? तो इस बात का मतलब ये होता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कि मतलब तुम्हारा देश गुलाम है, तुम हमारे साथ लड़ो। ठीक है। इस लड़ाई में हो सकता हो कि तुम्हें तुम्हें चोटें आए, ब्लड निकले, डेथ भी हो तुम्हारी, मगर मगर तुम्हारे जो वंशज हैं, वो आजादी की जिंदगी जिएंगी। ठीक है। तो तुम मेरे साथ लड़ो, मैं तुम्हें आजाद कराऊंगा। तो इसी को बोला गया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। प्लस कहते हैं सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ से? सिंगापुर से। अब ये क्या होगा, सिंगापुर से निकलेंगे। अब निकलेंगे तो उसी समय जो है, अब ये सुभाष चंद्र बोस जो कि गांधी, गजब विरोधी सुभाष चंद्र बोस के, मगर अब ये देख क्या रहे हैं गांधी, गांधी देख रहे हैं कि सुभाष जी तो अब इंडियन पॉलिटिक्स से दूर होके, वो तो फॉरेन में निकले हुए हैं, वहां से अब जो है कि इंडिया के फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारा रास्ता तो अब साफ है। ठीक है। हमारा रास्ता जो है अब साफ है, अब हमको राष्ट्रपिता कहलाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक। तब क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से आजाद हिंद रेडियो, ठीक है, तो जैसे रेडियो आज चलते हैं ना बच्चों, तो उस समय रेडियो के माध्यम से ये महात्मा गांधी को एक मैसेज पहुंचाएंगे। और मैसेज में क्या बोलते हैं? तो मैसेज में कहते हैं कि कि भारत की, ठीक है, स्वतंत्रता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। और और राष्ट्रपिता, ऐसे बोलेंगे, और राष्ट्रपिता भारत के इस मुक्ति में, भारत के इस मुक्ति के युद्ध में हमें आपका क्या चाहिए? आशीर्वाद और सहयोग चाहिए। तो इसी बीच में इन्होंने वर्ड यूज किया, क्या? सार्थक, सार्थक, कीप क्वाइट। ठीक है। तो इसी समय क्या बोलेंगे? राष्ट्रपिता बोलेंगे। ठीक है। तो राष्ट्रपिता जो है इसी समय बोलते हैं, कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो जब सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता बोलेंगे ना, तो महात्मा गांधी इनको क्या बोलेंगे? इनको कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रभक्तों से भी बड़े राष्ट्रभक्त है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है। तो ये लाइन पूछा जाता है कि किसने बोला, ठीक है, कि सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रभक्तों से भी बड़े राष्ट्रभक्त हैं। हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है, महात्मा गांधी। ठीक है। चल, तो ये इतनी बात बच्चों हो गई। ठीक। इसके बाद से अब क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस जो है अंदर एंट्री करेंगे हमारे देश में। और जो अंडमान निकोबार है, ठीक है, म्यांमार को जीतते हुए,
ठीक है, म्यांमार को जीतते हुए वो अंदर एंट्री कर देंगे, कहाँ? अंडमान निकोबार में। ठीक है, ये अंडमान निकोबार में एंट्री कर जाएंगे, और यहाँ पे अंडमान निकोबार को ये जीत लेंगे, और जीतने के बाद से अंडमान का नाम जो है शहीद, और निकोबार का स्वराज, ये नाम रख देते हैं। ठीक। और अब नंबर था अटैक करने का, कहाँ? अब सीधे इनका, अब इनको निकलना था कहाँ? दिल्ली। सार्थक, वॉल्यूम स्लो करो। सार्थक, ठीक है। तो अब निकलना था दिल्ली, मगर होगा क्या? मगर होगा अब ये कि मैंने बता मैंने बच्चों तुम लोग को शुरू में बताया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों वर्ल्ड वार में, ठीक है, दोनों वर्ल्ड वार में ये क्या रहा, शुरुआती दौर में पूरा मतलब आखिरी फेज तक ये अलग रहा, और जब वर्ल्ड वार को 6 मंथ 8 मंथ रह गए थे, तब ये पहले वाले में भी इन्वॉल्व हुआ, और सेकंड वाले में भी इसी समय इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, सेकंड वाले में भी इसी समय इन्वॉल्व हुआ था। तो ये कर क्या रहा था? ये बच्चों वेपन बना रहा था, और वेपन बना बना के ये लोगों को, देशों को बेच रहा था। तो जितने युद्ध हो रहे थे, उतना ही फायदा हो रहा था किसको? अमेरिका को। कि यही वो दौर है जब अमेरिका ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है, पुर्तगाल, स्पेन सबसे आगे निकल जाएगा, और पूरी दुनिया का अब ये बन जाएगा क्या? सुपर पावर। ठीक। अब ये अंदर अंदर क्या करता है ना, एटॉमिक जो है कि बम बना लिया था, परमाणु बम बना लिया था। अब परमाणु बम बना लिया था, तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि अमेरिका लोगों को दिखाने के लिए कि देखो, पूरी दुनिया का बादशाह, ठीक है, किंग कौन है? अब मैं हूं। कैसे? अब देखो ये क्या करेगा ना, जापान पे, अब जापान जैसे इसके पर्ल हार्बर पे आक्रमण किया था जापान, तो पर्ल हार्बर पे आक्रमण करने के कारण अब क्या होगा? अमेरिका जानबूझ के, ठीक है, कोई जरूरत नहीं थी परमाणु बम गिराने की, तो हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, दोनों पे गिरा देगा परमाणु बम। पूरी दुनिया एकदम शांत, पूरी दुनिया एकदम शांत। यार ये क्या है? ये क्या चीज है, मतलब कि इतनी खतरनाक? ठीक है, तब लोगों को पहली बार मालूम चला कि ये एटॉमिक बम है, इतना खतरनाक होता है। और सारा पूरी दुनिया अमेरिका के आगे अब क्या होगा? झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है एटॉमिक बम है, कोई उलझा सीधा गिराएगा। देखा है, तो पूरी दुनिया का दादा जो है ग्रैंडफादर बन के सामने आया, कौन? अमेरिका। तो जब जापान पे गिरा दिया, तो जापानी सैनिक जो थे ना, जो आजाद हिंद फौज के साथ इंडिया में थे, ठीक है, अंडमान निकोबार में, ये वहीं से लौट जाएंगे। समझ रहे हो, ये वहीं से लौट जाते हैं। ठीक। और ये जो आजाद हिंद फौज के सैनिक हैं, ये कहते हैं कि हम, मगर अंदर अब बढ़ेंगे, लड़ेंगे हम। ठीक है, तो अब होगा क्या? ये जिद तो कर रहे थे, मगर आगे जा नहीं पाए, उससे पहले ही ब्रिटिश सेना जो है आ गई और इनको अरेस्ट कर ली, और लाल किला में इनके ऊपर चलाया गया मुकदमा। ठीक है, लाल किला में इनके ऊपर चलाया गया मुकदमा, और जब मुकदमा चलाया गया, तो इन लोगों को फांसी की सजा दी जा रही थी। मगर मगर गांधीवादी सब सोचो जेल में है, ठीक है, मगर होगा क्या कि ये पहला ऐसा बच्चों टाइम आएगा कि जब पब्लिक, ठीक है, जनता, किसी नेता के लीडरशिप में कोई काम नहीं करेगा, खुद बगावत जनता कर देती है। इतनी जबरदस्त बगावत होती है कि फांसी का और किसी भी टाइप की सजा का डिसीजन करना पड़ा ब्रिटिशर्स को चेंज। ठीक है, और इनका केस कौन लड़ा था? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और भूला भाई देसाई। तो ये लोग इनका केस लड़े थे, समझे? तो इस तरह से बच्चों क्या होगा? ठीक है, हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। मगर दूसरी तरफ एक अभी तुम लोग को एक फेज अभी बचा हुआ है। ये सारा देखो, मैंने जितनी बात बताया बच्चों, ये सारी बातें यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, सारी बात मौजूद है। ठीक। राइज ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, भारत में क्रांतिकारिता का उदय। सार्थक, थोड़ा आवाज धीमा कर दो, 1 मिनट बच्चों।
अरे 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 अरे, ये मेरा टैब है। ठीक है, चलो बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे किसको, क्रांतिकारी। तो मैंने बताया था कि क्रांतिकारी जो है, इनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। तो अब तो देखो, क्रांतिकारियों का जो है कि उदय कैसे हुआ, क्या कुछ, अब ये सारी बातें बच्चों देखो बताने के अब वक्त नहीं रहे। ठीक, हम लोग बस जो है इनको वन लाइनर रूप में इसको हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो देखो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कभी कि भारत में क्रांतिकारी, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी जो है घटना, ठीक है, ये कब हुआ, तो रिवॉल्यूशनरी इंसिडेंट ये पहली बार कब होगा, तो बच्चों अंडमान निकोबार में ही, अंडमान निकोबार में ही 1872 का टाइम होगा। जब जब एक व्यक्ति जिसका नाम शेर अली अफरीदी, ठीक है, शेर अली अफरीदी मार देगा किसको, ठीक है, मार देगा लॉर्ड मेयो को। ठीक है, लॉर्ड मेयो को मार देता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ये वायसराय था, सोचो। मतलब समझ रहे हो, वायसराय मतलब आज की डेट का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की हत्या कर दिया। ठीक है, तो शेर अली अफरीदी ने किया। ये हमारे इंडिया में पहला इंसिडेंट होगा किसका, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म का। ठीक, तो अब क्या होगा कि दो भाई, जिसमें एक का नाम रहता है दामोदर तथा दूसरे का नाम रहता है बाल कृष्ण चापेकर। ठीक, बाल कृष्ण चापेकर, सर है ये सारी बात। यस, ये मैंने जो बताया ये बात यहाँ मौजूद है। ये बात मौजूद है। ठीक है, तो अब क्या होगा, दामोदर एंड बालकृष्ण चापेकर, ठीक है, ये दोनों भाई हैं। ये दोनों मिलके प्लेग कमिश्नर, प्लेग बीमारी थी और उसका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, किसको, तो दो लोग थे, रैंड एवं एम हर्स्ट। ठीक है, रैंड एंड एम हर्स्ट है, ये थोड़ा थोड़ा सा ये स्पेलिंग मिस्टेक है बच्चों, देख लेना इसको, एम हर्स्ट। ठीक, तो लिख नहीं पाऊंगा, उंगली में दिक्कत हो रही है, हमें अगर लिखना भी चाहूँ तो ये देखो थोड़ा सा, एम हर्स्ट, ठीक है ये, तो एम हर्स्ट जो है इनकी हत्या हो जाएगी। ठीक, अब क्या होगा, वीडी सावरकर, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर, ये महाराष्ट्र में कहा, नासिक, नासिक किस लिए फेमस है, ओनियन के लिए, प्याज के लिए। ठीक है, तो तो ये क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा बच्चों अभिनव भारत। तो पूछा जाएगा अभिनव भारत समाज का फाउंडर कौन, तो अभिनव भारत समाज का फाउंडर वीडी सावरकर। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो वीडी सावरकर हैं, वीडी सावरकर, इस संगठन की शुरुआत जब हुई थी, ठीक है, इस संगठन की जब शुरुआत हुई थी, इसका नाम मित्र मेला था। ठीक है, तो वो बहुत कठिन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मित्र मेला ये मत पढ़ना। ये पीसीएस वगैरह देना होगा तब पढ़ना, अदरवाइज जो है कि दिमाग में रखना कि इसको, हमको मित्र मेला शुरू में इसका नाम था, हमको ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये बात याद नहीं रखनी है। ठीक, अब क्या होगा, बंगाल में, बंगाल में जतींद्र चंद्र बसु, ठीक है, बंगाल में जतींद्र चंद्र बसु, ठीक है, ये क्या करेंगे, ठीक है, इनको देखो सतीश चंद्र बसु भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये सतीश चंद्र बसु या जतीन चंद्र बसु ये क्या करेंगे, ये स्थापित करेंगे बंगाल में एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम होगा अनुशीलन समिति। ठीक है, तो अनुशीलन कमेटी जो है, ठीक है, इसका भी पूछा जाता है फाउंडर कौन था, इसका फाउंडर किसने स्टेब्लिश किया इसको। ठीक है, तो ये बात हमको बच्चों पता होनी चाहिए। ठीक, अब कुछ किताबें हैं, ठीक है, कुछ किताबें, जैसे वंदे मातरम, कौन है इसका राइटर, अरबिंदो घोष, संध्या, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, युगांतर, बरिंद्र कुमार घोष। ठीक है, ये वाला छोड़ के ये दोनों बच्चों पूछे जाएंगे। तैयार रहना, ये दोनों पूछे जाएंगे। ठीक, अब रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में आगे देखें, तो अब बच्चों हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इंडियन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की इवेंट एंड फिगर। ठीक है, तो अब अर्ली फेज एंड बंगाल रिवॉल्यूशनरीज। ठीक है, तो अब बंगाल में जो क्रांतिकारिता होगी, ठीक है,
इसको अगर हम देखें तो देखो, अरविंद घोष बच्चों ये स्थापित करेंगे क्या? ठीक है, ये स्थापित करेंगे भवानी मंदिर नामक पुस्तक को। ठीक है, पब्लिश, स्थापित नहीं, पब्लिश करेंगे भवानी मंदिर। तो पूछता है भवानी मंदिर नामक बुक किसने जो है पब्लिश किया था? ठीक है, अरविंद घोष ने। कब किया था? 1906। ठीक है, 1906 जब ये स्थापित हो रहा है क्या? मुस्लिम लीग। ठीक। तो अब क्या होगा? अब बच्चों, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, दो लोगों का मैं यहाँ तुम लोग को नाम बताऊं कि बंगाल प्रेसिडेंसी है। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट रहते हैं। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट रहते हैं। तो इनके ऊपर क्या होगा ना, इनके ऊपर बम फेंका जाएगा। ठीक है, बम फेंका जाएगा। मगर ये जो है ना, ये बच्चों, बम फेंका जाता है मगर ये बच जाता है। बम फेंका जाएगा मगर ये बच जाता है। ठीक है। और इसी केस में क्या होगा ना, प्रफुल्ल चाकी, ये लोग फेंके थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। तो प्रफुल्ल चाकी जानते थे कि ब्रिटिशर्स किस तरह से मुझे टार्चर करेंगे और कहेंगे अब तुम्हारे जो साथी हैं, दोस्त तुम्हारे जो हैं, उन लोगों को अवेलेबल करवाओ तुम। तो बहुत ज्यादा टार्चर करेंगे और गद्दारी मैं करूंगा नहीं और इनका टार्चर सह नहीं पाऊंगा, तो ये एट स्पॉट अपने आप को गोली मार लेते हैं। और जो खुदीराम बोस हैं, ये बच्चों नहीं मार पाते हैं अपने आप को, ये पकड़े जाते हैं। तब क्या होगा? तब इनको बच्चों, खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी जाएगी। और जब फांसी की सजा दी जाएगी तो इनके साथ एक बड़ा यूनिक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यूनिक क्वेश्चन क्या? कि सबसे कम एज में, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम एज में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? हमारा आंसर है खुदीराम बोस। सर कितना समय लिया था? 19 वर्ष 8 माह 8 दिन। ठीक है, तो 19 ईयर 8 मंथ 8 डेज। ठीक, ये होगा वैसे जो मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है। हम्म, हम्म, यहाँ। ठीक है, ये बच्चों 19 ईयर है। ठीक है, ये बच्चों 19 ईयर है, यहाँ देखो लिखा अभी है, करेक्शन किया गया है इसको। ठीक है, 19। ठीक है, कहीं इसको 18 कहते हैं, ये बच्चों 19 है, ये ध्यान रखना, यही उत्तर माना जाता है। तो ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये पूछा जाएगा। ठीक है। तो अच्छा, अब दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, अब ये क्या है? तो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस क्या है? तो बच्चों, बंगाल के ही फेमस क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, ठीक है, ये अब एक घटना को जा रहे हैं अंजाम देने, और इसी समय भारत से भागेंगे और भारत में दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे। ठीक है, बीच में चुपके से आए भी तो लोगों के सामने नहीं आए। ठीक है। तो अब क्या होगा? जब बच्चों राजधानी का स्थानांतरण हो रहा था, ठीक है, कैपिटल ट्रांसफर हो रहा था ना कलकत्ता से दिल्ली, तो उसी समय जो बच्चों उस समय का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के ऊपर ये क्या करेंगे? बम फेंकेंगे। ठीक है, तो दिल्ली में फेंकेंगे, इसीलिए इसको बच्चों कहते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र केस, तो यही कहलाता है दिल्ली षड्यंत्र केस। तो दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से बच्चों इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, जानते हैं। ठीक। अब भारत के बाहर, भारत के बाहर, ठीक है, भारत के बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं, ठीक है, उनको हम लोग देख लें। ठीक है, उनको तो उनसे बस बच्चों एक दो पॉइंट हम लोग को खाली देख लेना है। क्या देख लेना है? तो भारत के बाहर विदेशों में सबसे पुराना जो क्रांतिकारी संस्था था उसका नाम क्या था? इंडिया होम रूल सोसाइटी। ठीक है, इंडिया होम रूल सोसाइटी, जिसके फाउंडर कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, कहाँ स्थापित किए थे ये इंडिया के बाहर? ठीक है, 1905 में, लंदन में। ठीक है, लंदन में। ये बच्चों हमको बात याद रहनी चाहिए। ठीक। अब ये जो बच्चों इंडिया, एक संस्था इंडिया हाउस, ठीक है, इंडिया हाउस, तो इंडिया हाउस नामक संस्था, इसके बड़े एक्टिव मेंबर थे जिनका नाम था मदन लाल धिंगरा। ठीक है, मदन लाल धिंगरा। अब मदन लाल धिंगरा क्या करेंगे? मदन लाल धिंगरा ये करेंगे, जो जो इंडियन सेक्रेटरी था, भारत सचिव जो था, कर्नल वाइली, लिखा होगा ना? ठीक है, यहाँ कर्जन लिखा है, कर्नल है भाई। ठीक है, कर्नल वाइली। ठीक।
तो कर्नल वाइली के ऊपर ये क्या करेंगे, ठीक है, बम नहीं, कर्नल वाइली को ये गोली मार देंगे, ठीक है, कर्नल वाइली को ये गोली मार देंगे, कौन, मदन लाल धिंगरा। तो ये पूछा जाता है मदन लाल धिंगरा ने किसे गोली मारा था, कर्नल वाइली को। कौन था ये, भारत सचिव का, ठीक है, पॉलिटिकल एडवाइजर था, ठीक है, कर्नल वाइली। अब अब क्या होगा, तो अब ये सारा हो गया। अब याद करो बच्चों, माइकल ओ डायर, ठीक है, अब इनका क्या होगा, अब सुनो, इनका ये होगा कि माइकल ओ डायर ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, माइकल ओ डायर बच्चों याद करो, ये जिम्मेदार था किस घटना के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड इसने कराया, ठीक है, ऑर्डर पास किया, जो कार्रवाई करनी है जाओ करो। तब क्या होगा, अब इनको मारेंगे, खोज के लंदन में खोज के मारेंगे, ठीक है, कौन, उधम सिंह, ठीक है, उधम सिंह, ठीक, मार्च 1940। तो लंदन में खोज के मारते हैं कौन, उधम सिंह। ये बात बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब HSRA और लाहौर केस, ठीक है, मगर बच्चों HSRA से पहले, ठीक है, HSRA से पहले ये जो बच्चों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है, ठीक है, फुल फॉर्म है इसका, इसका खैर चलो वो ज्यादा हो जाएगा, मैं केवल इसी को बताता हूँ, ठीक है, ये HSRA इसी को मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अब देखो क्या है, HSRA, ठीक है, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, शॉर्ट में थोड़ा सा मैं उन बातों को समझा दूं, जैसे तुम लोग सुने होगे काकोरी, काकोरी केस, ये PPT में बच्चों मिस हो गया है, मैं लिख नहीं पाऊंगा उसको इतना ज्यादा, ठीक है, काकोरी केस। तो काकोरी कहाँ है, लखनऊ, जो है लखनऊ से थोड़ा सा आगे काकोरी नामक एक प्लेस पड़ता है। तो वहीं पे क्या होगा, ठीक है, वहीं पे क्या होगा, इस ट्रेन को, जिसमें हथियार उथियार पैसे वैसे रहते हैं, तो पैसे वाली इंफॉर्मेशन झूठी थी, हथियार बस वेपन्स मिलते हैं, उनको लूटेंगे, ठीक है, इनको लूट लिया जाएगा। तो लूटा जाएगा किसके द्वारा, HRA के द्वारा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है, एसोसिएशन के द्वारा। और और ये एसोसिएशन क्या होगा, एसोसिएशन ये बैन कर दिया जाएगा, गैर कानूनी संस्था इसको घोषित कर दिया जाएगा। तब क्या होगा, फिर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसको HSRA नाम से अब स्थापित किया जाएगा, ठीक है, HSRA, ठीक, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम से कौन स्थापित करेगा, ठीक है। तो तो यहाँ हम देखें चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जो है इसके मेन फाउंडर थे, ठीक। तो अब लाला लाजपत राय की हत्या किया किसने, ठीक है, स्कॉट ने। स्कॉट कौन था, SSP था सैंडर्स। तो सैंडर्स ने आदेश किया था, स्कॉट को आदेश दिया था लाठीचार्ज का, तो स्कॉट लाठी चलाया था, ठीक है, लाठीचार्ज वो किया था। तो तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये लोग बच्चों साइकिल पे बैठ के गए इनको मारने के लिए, ठीक है, इसको मारने के लिए गए, किसको, तो सैंडर्स को मारने के लिए गए, क्योंकि सर साइकिल पे बैठ के गए मारने, ये तो बड़ी सस्ती बात आप बता रहे हैं। सस्ती बात है, बट उस समय कहाँ बाइक वाइक था, ठीक है, तो यही सब तो थे, साइकिल वगैरह, तांगा वगैरह जो घोड़ा वाला दौड़ता है, ठीक, तो यही सब थे। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ये बच्चों जाएंगे और कहाँ मारेंगे, ठीक है, लाहौर में। तो स्कॉट को मारने गए थे, स्कॉट मिलता ही नहीं है, मिलता है कौन, SSP ही मिल जाता है, कौन, सैंडर्स। इसी को गोली मार देंगे ये लोग, ठीक है, इसी को गोली मार देंगे, और चूंकि लाहौर में मारे थे, इस वजह से ये इंसिडेंट जो है कहलाएगा क्या, लाहौर, ठीक है, षड्यंत्र केस, ठीक है। तो लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से इसको क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को इसी केस के तहत फांसी की सजा दी जाएगी, ठीक है, इसी केस के तहत इन लोगों को फांसी की सजा दी जाती है, ठीक है। तो अब तुम लोग सुन रखे होगे, तुम लोग सुन रखे होगे कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त देखो मार के आ गए हैं, अभी पता नहीं है किसी को किसने मारा है। सुभाष चंद्र बोस ये सॉरी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद टेंशन फ्री हैं, ठीक है, ये लोग टेंशन फ्री हैं।
इधर क्या होगा, अपनी बात जनता तक सुभाष चंद्र बोस को, बार बार सुभाष चंद्र बोस नाम आ रहा है, भगत सिंह को पहुंचानी है। तो ये क्या होगा, नेशनल असेंबली। सर नेशनल असेंबली क्या है, कल भी बताया, परसों भी बताया, आज फिर बता रहा हूँ, आज की डेट का पार्लियामेंट। ठीक। तो पार्लियामेंट में दो बिल पे चल रहा था, ठीक है, डिबेट। तो वो दो बिल कौन थे, ठीक है, तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, दो बिल थे, ठीक है। तो इसी पे बहस चल रही थी। तो फिर होगा क्या, ये लोग पहुंच जाएंगे कहाँ, पार्लियामेंट में, और ऊपर बालकनी में ये लोग बैठे रहेंगे। और ये लोग क्या करते हैं, ऐसा बम बनाए रहते हैं कि जिससे कोई किसी को चोट वोट नहीं लगना था। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, बम फेंकेंगे। और बम फेंकेंगे, इसके बाद से ये क्या करेंगे, नारा लगाएंगे, ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद। कौन इसका रचना किया था, इंकलाब जिंदाबाद का, मोहम्मद इकबाल। याद करो, पहली बार इन्होंने ही पाकिस्तान की मांग की थी। मैंने बोला था बहुत बड़े नेशनलिस्ट थे, मगर जो है इंसिडेंट ऐसे ऐसे घटेंगे ना, कि जो है ये अब नेशनलिस्ट नहीं रहेंगे, ठीक है, कम्युनल ये हो जाएंगे। ठीक। तो मैंने बताया था कि इतना बताने का समय नहीं। ठीक है, तो अब क्या होगा, मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है, तो अब इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, ठीक है, निर्मित किया था। और इसका जिक्र कहाँ है, तो मोहम्मद इकबाल का बुक है बंग ए दर्रा। ठीक है, बंग ए दर्रा, कहाँ गए भाई, बंग ए दर्रा। ठीक है, ये सारी बात बच्चों में समझा चुका हूँ, ठीक है, बंग ए दर्रा। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद, तो स्लोगन, ठीक है, मोहम्मद इंकलाब जिंदाबाद, बात करने भाई मौलाना हसरत मोहानी। इंकलाब जिंदाबाद नहीं, ये तो मोहम्मद इकबाल ने किया था, मौलाना हसरत मोहानी ने नहीं किया है। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने किया है। ठीक है, यहाँ है मोहम्मद इकबाल। ठीक। तो मोहम्मद इकबाल क्या करेंगे, इसका रचना किए थे। ठीक। तो इसका हमको डिटेल कहाँ मिलता है, तो इसका बच्चों हमको डिटेल मिलता है, इनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है, बंग ए दर्रा। तो बंग ए दर्रा नामक पुस्तक में, ठीक है, बुक में इसका हमको डिटेल मिलेगा। ठीक। तो बंग ए दर्रा, यहाँ बंग ए दर्रा बच्चों हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है, और ये पब्लिक डिस्प्यूट, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। अब ये लोग क्या कहेंगे, हमारा उद्देश्य है बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना। ठीक है, फिर इन लोगों को गिरफ्तार करके जा डाल दिया जाएगा कहाँ, जेल में। और जेल में जब डाल दिया जाएगा, तो उसके बाद से फिर क्या होगा, इनको लाहौर षड्यंत्र केस के था, चूंकि कोई घायल नहीं हुआ, कोई जो है कि मरा नहीं, इन्होंने बोला जब अरेस्ट हुए तो इन्होंने बोला कि मेरा मारने का उद्देश्य बिल्कुल था ही नहीं, मैं क्यों मारूंगा, नेशनल असेंबली में तो तुमसे ज्यादा तो हमारे लोग बैठे हैं, और क्या मुझे अगर मारना होता तो मैं यहाँ बैठ के इतनी देर वेट कर रहा होता क्या, मैं आया, बम फेंका होता, बम फेंक के मैं निकल गया होता, और घातक बम लेके आता मैं, ऐसे आवाज करना और धुआं देने वाला बम लेके आते क्या हम। बात तो सही थी। तब अब इन लोग को सजा नहीं दिया जा सकता था लंबा बहुत ज्यादा, मतलब फांसी तो नहीं दी जा सकती थी। तब क्या होगा, झूठे गवाह बच्चों प्रेजेंट किए जाएंगे। लोग ये जान रहे थे कि लाहौर षड्यंत्र, लाहौर केस जो है, ठीक है, सैंडर्स की हत्या यही लोग किए हैं, मगर एविडेंस नहीं था। झूठे एविडेंस पैदा किए जाएंगे और इन लोगों को 23 मार्च 1931 को दे दी जाएगी फांसी। ठीक है, दे दी जाएगी फांसी। तो ये इनकी हो जाएगी डेथ। और इसी में जेल में बड़ी खराब व्यवस्था का स्थिति, मतलब जेल में बड़ी बुरी स्थिति थी कैदियों की। तो उस स्थिति को देख के एक कैदी, बंगाल का बड़ा फेमस, जिनका नाम था जतिन दास, ये बैठ जाएंगे हंगर स्ट्राइक पे। ठीक है, तो 64 डेज के हंगर स्ट्राइक के बाद इनकी हो जाएगी बच्चों क्या, डेथ। तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है, कि किसने जो है, कौन जो है, ये जेल की खराब स्थिति की वजह से और हंगर स्ट्राइक पे बैठा और इसकी डेथ हो गई, तो जतिन दास। क्या हुआ बटू केशवर दत्त का, इनको सजाए काला पानी की दे दी गई सजा, सेलुलर जेल भेज दिया गया कहाँ, अंडमान में। ठीक है, अंडमान निकोबार जाना वहाँ, अंडमान में। ठीक। और ये जतिन दास का मैटर, ठीक है, 64 दिन बाद जो है इनकी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ बच्चों हम लोग का जाके अब इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट हुआ। ठीक। और अब हम हमारा जो है लास्ट जो है बचा हुआ है क्या, ज्योग्राफी में हमारा पॉइंट बचा हुआ है
ठीक है, माउंटेन। ठीक, तो अब बच्चों हम लोग आ जाएंगे माउंटेन में। ठीक है, तो माउंटेन को कवर कर ले। अब देखने लायक बात ये होगी कि हम लोग माउंटेन को, ठीक है बच्चों, माउंटेन को कितना कवर कर पाते हैं। ठीक, माउंटेन को हम लोग कितना कवर कर पाते हैं। तो अब देखो, ये जो बच्चों माउंटेन है हमारा कौन सा, हिमालय। ठीक है, तो हिमालयन, हिमालयन माउंटेन को हम लोग जा रहे हैं देखने। अब इसको बच्चों ना हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक होगा रीजनल क्लासिफिकेशन, इसका होगा, ठीक, प्रादेशिक वर्गीकरण। और दूसरा होगा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी भूगर्भिक वर्गीकरण। अब जियोलॉजिकल और रीजनल, इन दोनों बातों को देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे रीजनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, रीजनल क्लासिफिकेशन। तो रीजनल क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे तो बच्चों, तो रीजनल क्लासिफिकेशन में हम देखें तो हमारे इस हिमालय को, हमारे इस हिमालय को चार पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट बोला गया है पंजाब हिमालय, दूसरा बोला गया है कुमाऊं हिमालय, तीसरा बोला गया है नेपाल हिमालय, और चौथा बोला गया है आसाम हिमालय। जब हम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम लोगों को पता है कि इसको भी चार पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं क्या, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ठीक है, या ग्रेट हिमालय ये भी कहते हैं। ठीक, लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय, और शिवालिक या आउटर हिमालय। ठीक, तो जैसे जैसे, तो गलत समय पे हाथ में चोट लग गया ये जैसे एक बच्चों, ये ऊपर से एक आया, तो ये वाला हो गया कौन सा, ठीक है, पहला ट्रांस हिमालय। फिर ये एक आया है ऐसे, तो ये हो गया दूसरा, ठीक है, ग्रेटर हिमालय। और फिर एक ये आया है तीसरा, ठीक, ये हो गया लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, और फिर नीचे इसके आ गया कौन सा, चौथा, शिवालिक या आउटर। क्वेश्चन बच्चों यहाँ ऑर्डर से पूछा जाएगा, क्रम से। ठीक है, क्या कि नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ हिमालय का क्लासिफिकेशन जो है बताइए। ठीक, तो नॉर्थ टू साउथ तुमको याद होना चाहिए, सबसे पहले क्या है, ट्रांस है। ठीक है, सेकंड नंबर पे सर क्या है, ग्रेटर है। थर्ड नंबर पे क्या है, मिडिल या लेसर हिमालय। ठीक है, और जो फोर्थ नंबर पे है, आउटर या फिर शिवालिक। ठीक, अब आउटर और पार, ये दोनों में बच्चों को कंफ्यूज मत होना, पार मतलब ट्रांस को, ठीक है, ट्रांस हिमालय। ठीक, तो ये बच्चों क्या है, ये है इसका वर्गीकरण। ठीक है, ये वर्गीकरण। अब इस वर्गीकरण को हमको जानने से पहले एक बात हमें यहाँ एक मानचित्र के द्वारा, एक फिगर के द्वारा हमको ये समझ लेना है। ठीक है, ये समझ लेना है। जैसे ये देखो, अब देखो बच्चों, अब ये देखो मेरे पास ये टाइम नहीं बचा है कि मैं तुम लोगों को ये बता पाऊँ कि एक समय में बच्चों यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ठीक है, एक समय में ये सब तुम लोग का नॉर्थ ईस्ट वगैरह सब बच्चों, ये राजस्थान वाजस्थान ये सब, यहाँ पे बच्चों ना एक बहुत बड़ा सी होता था। ठीक है, जिसका नाम क्या था, टेथिस सी। ठीक है, टेथिस सी। ठीक है, तो टेथिस नाम का यहाँ पे क्या होता था, समुद्र होता था। ठीक, और ऊपर ऊपर ये यूरोप और एशिया का कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो प्लेटों का बच्चों होता है क्या, मूवमेंट। तो ये इंडो प्लेट है, ये इंडो प्लेट है, और ये यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट। ठीक, तो ये यूरेशियन प्लेट, ये दोनों अब देखो चल पड़े हैं। और यहाँ बच्चों, यहाँ जो हम एरिया देख रहे हैं, जो आज हिमालय बन चुका है, यहाँ पे पहले क्या था, टेथिस सागर था, समुद्र था। तो नदियां बच्चों निकल के ना इसमें जाके गिरती थी। तो नदियां अपने साथ बच्चों, ऊपर की भी नदी इधर आके गिरती थी। नदियां अपने साथ बच्चों लाती हैं मिट्टी बालू के कण, ठीक है, कण। तो ये क्या होगा, तो मिट्टी बालू से कई हजार साल बच्चों समय लगेंगे, लाखों साल लग जाते हैं। और धीरे 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 ये क्या होता है, मिट्टी से ये टेथिस सागर भर जाता है। और दूसरी तरफ एक एक प्रोसेस और चल रहा है कि ये जो प्लेट है, जिस पे यूरेशियन, जिसको हम यूरेशियन प्लेट बोलते हैं, और ये हमारा साउथ वाला जिस पे हमारा इंडियन ओशन भी है। अ, सर एग्जाम डेट एक्सटेंड हो गया है। अच्छा, हम्म, जी सर, January 24। अच्छा जनवरी 24 हो गया है। जी। अच्छा अच्छा,
चलो ठीक है। ठीक है चलो, तब मैं इसको अब डिटेल में तब बताता हूँ, ठीक है, डिटेल में बताता हूँ, ठीक। तो अब सुनो। तो अब देखो, तो तो अब देखो, ये बच्चों यहाँ पे एक समय में ऐसा था कि टेथिस महासागर, महासागर नहीं बोलेंगे, सागर बोलेंगे, टेथिस सी था। तो टेथिस सी जो था, ये क्या हुआ, ये भर गया, किससे भर गया, ये ऊपर जो यूरेशियन प्लेट है, इसी प्लेट पे बच्चों स्थित है क्या, दो कॉन्टिनेंट, एक यूरोपियन कॉन्टिनेंट और दूसरा दूसरा एशियन कॉन्टिनेंट। तो एशिया का पूरा पार्ट नहीं, एशिया का 20% पार्ट, 25-30% कह लो, 40 कह सकते हैं, ठीक है, वो इसी प्लेट पे है। और नीचे हमारा जो है इधर ये इंडो प्लेट जो है, इस पे हमारा इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, तिब ये नेपाल, ठीक है, ये सारा जो है म्यांमार वगैरह, ये सब किस पे है, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये सब किस पे, इंडो प्लेट पे। ये दोनों प्लेटें बच्चों देखो इस तरफ ऐसे चल पड़े थे, ऊपर से ये चल पड़ा था, ठीक है, ऊपर से ये चल पड़ा था। यहाँ तो अब भर चुका था मिट्टी, ठीक है, यहाँ भी तो भर चुका था मिट्टी। तो अब ऐसे कंडीशन में होगा क्या, तुम लोग को बच्चों याद करना होगा, जब मैंने तुम लोग को अर्थक्वेक बताया था ना, तो अर्थक्वेक वाले टाइम में मैंने तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट दिया था कि प्लेटों के, ठीक है, तीन टाइप के बच्चों मोशन होते हैं। ये एक मोशन होगा, ये ऐसे सामने से आके ऐसे टक्कर करेंगे, ठीक। दूसरा मोशन होता है, ये ऐसे पास पास हैं, ये ऐसे पीछे हटेंगे, ठीक। और तीसरा जो मोशन होता है, ये एक ऐसे जाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जाते हैं, या पैरेलल भी चलेंगे, या ऐसे पैरेलल, ये रगड़ खाते हुए ना, ठीक है, ये पैरेलल ऐसे चलेगा, ये पैरेलल ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये तीन मोशन होते हैं, जिसमें से जो सबसे बड़ा मोशन है, सबसे इंपॉर्टेंट मोशन है, ये सामने वाला, ठीक। तो ये सामने वाला मोशन अब हुआ, तो यहाँ पे बच्चों जो मिट्टी पूरी भर चुकी थी ना, अब ये मिट्टी क्या हुआ, अब उठनी शुरू हो गई। जैसे तुम लोग देखा करो, आटा वाटा जब रोटी बनाना होता है, तो आटा वाटा हम लोग गूंथ के ऐसे थाली में, बड़े से परात में वगैरह में, ठीक है, बड़े से थाली में रख देते हैं। और रखने के बाद थोड़ा सा उसको ना बच्चों ऐसे ऊपर से दबा के उसका उसका सरफेस जो है ना, पूरा बराबर कर दो। अब जब बराबर कर दोगे ना, तो फिर दोनों लेफ्ट राइट से उसको ना ऐसे ऐसे उसको जो है, उसको कंप्रेस करो, आटे को, गूथे हुए आटे को ऐसे कंप्रेस करो। जब कंप्रेस करोगे ना, बीच का पार्ट देखो ऐसे उठने लगेगा, ये ऐसे उठने लगेगा। तो यहाँ ये जो है ना बच्चों, ये पार्ट क्या हुआ, ये पार्ट यहाँ लगा उठने। और जब उठने लगा, तो इस एरिया में बना, ठीक है, यहाँ पे बना ऐसे एक, ठीक है, पर्वतमाला, जिसका नाम पड़ा ट्रांस, ठीक है। फिर इसके नीचे भी उठा, इसके नीचे फिर उठा। अब इसके नीचे जो उठा, ये बना क्या, ये बना बच्चों ग्रेटर, ठीक है, ये बना ग्रेटर। और फिर जो है, ये जब उठा, ये बना मिडिल। और फिर जो और एक उठा, ये बना शिवालिक। तो ऐसे चार जो है पार्ट हो गए किसके, इस हिमालय पर्वतमाला के, ठीक। तो अब ये हिमालय पर्वतमाला बच्चों हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अब मैटर आता है कि सर ये तो हिमालय का फॉर्मेशन हो गया, तो क्या अचानक एक दिन हो गया, नहीं, बड़े लंबे बच्चों समय लगे इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आज तुम सोए हो, सुबह जगे तो देख रहे हो कि अरे एक तो पर्वत निकल गया है, ऐसा नहीं होता है, ये बात याद रखना, है ना, कि हम सोए हुए हैं, सुबह जगे तो देख रहे हैं कि अरे नया एक माउंटेन दिख रहा है हमको, नहीं, ठीक है। ये जब मानव सभ्यता, ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है, ये अस्तित्व में ही नहीं था, ठीक है, तब से इनका निर्माण हो चुका है, ठीक है, तब से इनका निर्माण हो चुका है। अब ये निर्माण इनका हो गया, ठीक है, तो धीरे 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 आज भी इसका निर्माण हो रहा है। तुम लोग को मालूम है क्या हो रहा है, कंडीशन ये हो रही है कि जैसे मान लो ये ऊपर वाला यूरेशियन वाला जो मैंने बनाया है ना, तो यूरेशियन वाला जो प्लेट है, ये प्लेट अब देखो यहाँ, ये मैंने समझाया हुआ है, एक बार फिर मैं यहाँ समझाता हूँ। ये एक प्लेट मैंने कहा, ये यूरेशियन, ई से इसको मैं संबोधित करता हूँ। और ये एक प्लेट आया, जिसको हमने कहा इंडो, आई से मैंने इसको संबोधित कर रहा हूँ, आई से। ये इंडो प्लेट जो है ओसेनिक है,
और मैंने इसके पे बच्चों अच्छा खासा टाइम लेके बताया हुआ है कि ओसेनिक प्लेट की जो मोशन की स्पीड होती है, ठीक है, वो कितने सेंटीमीटर पर ईयर होता है, बोलो, कौन बताएगा, बोलो जल्दी। 1.5 सेंटीमीटर। ना 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 ना। ये मेरा माइक नहीं चल रहा है क्या यार, मैं कह रहा हूँ क्या बात है। 0.5। सर हिस्ट्री का एमसीक्यू कल से अपलोड करिए, ठीक है, बिल्कुल कर देंगे बच्चों, ठीक है। हिस्ट्री का कर देते हैं, ज्योग्राफी का कर देते हैं, ठीक है। हाँ कर दूंगा, बिल्कुल टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। ठीक, तो मैंने बताया था बच्चों, दो दो डेटा मैंने दिया था। एक 2 सेंटीमीटर वाला डेटा दिया था, और दूसरा मैंने डेटा दिया था 5 सेंटीमीटर वाला। 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, बताओ कॉन्टिनेंट का है या या ओसेनिक का है? 2 सेंटीमीटर बोलो किसका है? 2 सेंटीमीटर तो ये आपका है, ओसेनिक का है। नहीं, ये कॉन्टिनेंट का है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, किसका? ओसेनिक का। तो ये 5 सेंटीमीटर के स्पीड से, ये बच्चों ऐसे देखो ना, ये क्या हुआ, अब ये जो है ना, ये नीचे सबडक्ट हो रहा है। तो इन दोनों में जब बच्चों फोर्स लगा, जब संपीड़न बल लगा ना, कंप्रेशन फोर्स जब लगा, तो यहाँ देखो ऐसे ये उठने लगा, ठीक है, ये ऐसे उठने लगा। और जब ये ऐसे उठा ना, तो यही देखो यहाँ पे क्या बन गया, ये ऐसे बन गया, ठीक है, हिमालय पर्वतमाला, हिमालय माउंटेन। और ये जो बच्चों, ये है, ये जाके नीचे बच्चों यहाँ क्या है, मैंने तुम लोग को बताया था, ये नीचे जो है हमारे इस क्रस्ट के नीचे पाया जाता है मेंटल के पार्ट में एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर किस कंडीशन में है? तो एस्थेनोस्फीयर मैग्मा वाली कंडीशन में है, ठीक है। तो एस्थेनोस्फीयर किस कंडीशन में? मैग्मा वाले कंडीशन में, ठीक, मैग्मा वाले कंडीशन में। ये वाला पार्ट मैंने तुम लोग को बताया था क्या कहलाता है? मैंने तुम लोग को बताया था कि ये वाला पार्ट कहलाता है बेनियाफ जोन, ठीक। और जहाँ पे रेडियो एक्टिव मिनरल्स होते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब ये वाले एरिया जो हैं, ये क्या कहलाएंगे? इनको कहते हैं हम हॉट स्पॉट जोन, हॉट स्पॉट जोन, ठीक, ये ऐसे, समझे? तो ये ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो अब क्या, ये बच्चों आज देख रहे हो ना, तो अब देखो हमारा, जैसे हम लोग देखें अपना यूपी की बात करें, तो हमारा यूपी यहाँ पास में एकदम ऐसे, हमारा यूपी यहीं पे है, यूपी। अब मालूम है तुम लोग को, यूपी में हम लोग का जो होम डिस्ट्रिक्ट जो गोरखपुर है, ठीक है, और जो ये नेपाल देख रहे हो ना, ये धीरे धीरे ये नेपाल, भारत, ये सब किस पे है? ठीक है, इंडो प्लेट पे है। और यूरेशियन प्लेट पे है कौन? ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय। तो ये क्या हो रहा है ना, ये ऐसे, ये ऐसे आगे बढ़ रहा है, ये ऐसे आगे बढ़ रहा है, ये इसके नीचे जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग का बच्चों जो ये एरिया है ना, ये क्या हो रहा है, ये नीचे जा रहा है, और नीचे जाने से रिजल्ट क्या हो रहा है? हिमालय पर्वतमाला की ऊंचाई धीरे धीरे क्या हो रही है? और बड़ी हो रही है। इसीलिए इसी हिमालय में जो मैंने बच्चों बताया था तुम लोगों को, इस हिमालय में पीक, ठीक है, यानी कि हिमालय पर्वतमाला का सबसे ऊंचा वाला पार्ट क्या कहलाता है? ठीक, पीक उसका, तो माउंट एवरेस्ट। पहले इसका हाइट कितना था? 8848, ठीक। अब सर कितना है? तो 8850, ये है अब, ये ध्यान रखना। 8850 अब है। कैसे 2 मीटर बढ़ा? यही, ये नीचे जा रहे हैं तो ये ऊपर इसको उठा रहा है। तो हम लोग का जो बच्चों एरिया ना, एक टाइम ऐसा आएगा जब शायद हम, पता नहीं ये है कि ह्यूमन, मानव जो है, मानव सभ्यता जो है कि होगी कि नहीं, तब तक कोई ठिकाना नहीं है। जिस हिसाब से जो चल रहे हैं पूरी दुनिया में, षड्यंत्र जो चल रहे हैं, ठीक है, तो लग तो नहीं रहा है कि हम लोग ये सब दिन देख पाएंगे। तो क्या दिन देखने की बात कर रहा हूँ, नेपाल जो है ना बच्चों, नेपाल चला जाएगा हिमालय पर्वतमाला के नीचे, समझ रहा हो? नेपाल चला जाएगा कहाँ? हिमालय पर्वतमाला के नीचे। पूरा उसका लैंड जो है धीरे धीरे हिमालय के नीचे जा रहा है। और हम लोग जो अभी अभी हिमालय का जो बॉर्डर है, ठीक है,
लैंड से हिमालय के बॉर्डर माउंटेन वाले एरिया में हम लोग को पहुंचने के लिए 165, ठीक है, किलोमीटर का डिस्टेंस जो है हम लोग को तय करना पड़ता है। तो एक टाइम होगा क्या, हम लोग उसके सामने होंगे, जहाँ आज नेपाल है वहाँ हम लोग होंगे। तो ऐसे देखो निर्माण हुआ है किसका, हिमालय पर्वतमाला का। अब क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा टफ करेगा, तो हिमालय पर्वतमाला का बच्चों जो विशेषता है, ठीक है, इसका जो विशेषताएं हैं हिमालय पर्वतमाला की, ये भी हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला की विशेषताएं, तो हिमालय पर्वतमाला की विशेषताएं क्या होंगी, तो मैंने देखो बताया कि अब देखो, जैसे अभी अरावली का अरावली का हाल देख रहे हो, ठीक है, खनन माफियाओं को किस तरह से लाभ पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट अरावली को अब नष्ट करने की तुली हुई है। कितना वाहियात बात है कि इन लोगों ने कहा है कि 100 मीटर से जो भी नीचे हैं माउंटेन, ठीक है, हिल्स हिल्स उनको खत्म कर दो। तो 92% तो यार 100 मीटर से नीचे ही है, यानी कि पूरा जो है कि अरावली खत्म कर दिए तुम। मगर देखो बदमाशी कहाँ है, बदमाशी ये है कि जो मेजरमेंट किया गया है 100 मीटर का, वो वो सी लेवल से नहीं किया गया है। वो कहाँ से किया गया है, कह रहे कि हर जगह का लेवल अलग अलग होगा। जैसे मान लो कहीं ऊंचाई ज्यादा है, लैंड ऊंचाई पे है, और फिर एक तो ऑलरेडी लैंड ऊंचाई पे है, ठीक है, प्लेन जो है मैदान वो ऊंचाई पे है, और वहां से फिर स्टार्ट हुआ है क्या, माउंटेन। तो वो मेजरमेंट कहाँ से होगा, ये जहाँ से माउंटेन शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से नापेंगे 100 मीटर। जबकि मेजरमेंट करना कहाँ से चाहिए, और रूल क्या है पूरी दुनिया का, सी लेवल। सर सी लेवल क्यों मापा जाता है, तुम लोग बहुत से बच्चों क्लास देखोगे ना, मैं तुम लोग को सच बताऊं, बहुत सी क्लास देखोगे तुम लोग को पता नहीं मतलब इसका आंसर नहीं मिल पाएगा कि किसी भी चीज़ों का मेजरमेंट सी लेवल से ही क्यों करते हैं। समझ लो, किसी भी चीज़ों का मेजरमेंट सी लेवल से ही क्यों करते हैं। तो इसका आंसर तुम लोग जान लो, इसका आंसर ये तुम लोग को पता है, किसी को पता है, बताओ क्यों सी लेवल से ही किया जाता है। क्योंकि हम लोग का जमीन जो सर सी का सरफेस से ऊंचा में है, सो हम लोग सी को रेफरेंस मान के किया जाता है। ऐसा कुछ है क्या? अरे मैंने बोला ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम तुम लोग को जगह पे मिलेगा ये। क्योंकि एक बात बच्चों याद रखो, जितने सी हैं, सी या ओशन जितने हैं, सब एक दूसरे से बच्चों कनेक्ट हैं। ठीक है, सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट हैं। मैप देखना तुम लोग, ठीक है, वर्ल्ड मैप देखना, सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो सी लेवल जो होता है बच्चों, वो हर जगह का सी लेवल समान होता है, इक्वल होता है, ये बात याद रखो। सी लेवल हर जगह का क्या होता है, इक्वल होता है। इस वजह से पूरी दुनिया में मेजरमेंट किसी भी चीजों का, हाइट, किसी भी हाइट का मेजरमेंट कहाँ से हम लोग करते हैं, सी लेवल से करते हैं। मगर ये बदमाश देखो कहाँ से कर रहे हैं, अब इसका रिजल्ट कितना खतरनाक मिलेगा। तो हम लोग हिमालय पर्वतमाला देख रहे हैं, उसी में हम अरावली के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक है, क्या हमको लॉस होने जा रहा है। ठीक, तो ये बच्चों रहा हमारा हिमालय पर्वतमाला। ठीक, बस इतना ही छोड़ दें। अब ये आया है यहाँ से, ये आया है यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये नेपाल वाला एरिया, ठीक, ये ऐसे ट्रांस हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय यानी ग्रेटर, और ये मिडिल, और ये शिवालिक, ठीक है, या आउटर। ठीक, आउटर। अब ये ध्यान रखो, ये जो हिमालय आया, ये भी ध्यान रखो जब मैप कभी बनाना, तो ये नेपाल से नीचे नहीं, शिवालिक का पार्ट कभी भी नेपाल से नीचे नहीं जाना चाहिए। नेपाल से नीचे जाने का मतलब क्या हो गया, यानी कि हम लोग के एरिया में तुम लोग दिखा दिए किसको, ठीक है, हिमालय पर्वतमाला को। ठीक है, तो हमारे एरिया में हिमालय पर्वतमाला नहीं है, ठीक है, यूपी बिहार और साइड में नहीं है। ठीक, तो इसीलिए हमेशा ये ऊपर रखा जाता है। और अब यहाँ है, यहाँ है बच्चों, ठीक है, यहाँ है ऐसे क्या, अरावली पर्वतमाला, ठीक है, अरावली पर्वतमाला। तो अब हिमालय पर्वतमाला का तुम लोगों से इम्पोर्टेंस पूछा जाएगा, ठीक, अरावली पर्वतमाला का तुम लोगों से इम्पोर्टेंस पूछा जाएगा। तो इम्पोर्टेंस क्या बताओगे, तो मेन इम्पोर्टेंस जो पूछी जाएगी वो हमसे किससे पूछी जाएगी, ठीक है, तो हिमालय की पूछी जाएगी।
तो अगर तुम लोग को मालूम है, अगर ये हिमालय ना हो तो पता है हमारे वहाँ जो है ना, हमारे वहाँ वर्षा ही नहीं हो पाएगी। सर क्यों नहीं हो पाएगा? सर वर्षा क्यों नहीं हो पाएगा? वर्षा ना हो पाने का कारण जान लो। ये सब एरिया, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और अरेबियन सी, ये अरेबियन सी। तो अब क्या होगा? अब क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट क्लाइमेट जब अ, मानसून, ठीक है, मानसून जब उठेगा तो ये बच्चों देखो क्या होता है ना, ये इस तरह से यहाँ पे हमको देखने को मिलता है वेस्टर्न घाट माउंटेन, और इधर जो है ईस्टर्न घाट माउंटेन, ठीक है, ईस्टर्न घाट माउंटेन। तो ये इधर ऐसे वर्षा करते हुए ये मानसून यहाँ से ऐसे बच्चों इधर इधर ऐसे निकल जाता है, ठीक है, और हिमालय पर्वतमाला से ये टकरा जाएगा, और टकरा के इन सब एरियो में खूब वर्षा करता है, ठीक है। ये सब टकरा के ये दक्षिण पूर्व मानसून, ये दक्षिण पश्चिम मानसून, ये दक्षिण पूर्व मानसून, ठीक है, साउथ ईस्ट मानसून, ये क्या करेगा? ये नॉर्थ ईस्ट में खूब वर्षा करेगा, ठीक है, पर्वत से टकरा के। अगर ये पर्वत नहीं होता तो लोगों को मालूम है, मानसून जो है ना, यानी कि जो जलवाष्प है, जो वेपर है, जो विंड के साथ आ रहा है, वो क्या होता? वो सीधा इधर ऐसे निकल जाता, हमारे वहां फिर वर्षा होता ही नहीं। और वर्षा नहीं होता तो मालूम है क्या होता? ये पूरा तुम लोग का एरिया से लगा है ये सब, ये मालूम है क्या होते हैं? ये सब के सब होते हैं क्या? डेजर्ट, ठीक है, ये सब के सब होते हैं डेजर्ट, रेगिस्तान हो जाते हैं। एक तो हिमालय पर्वतमाला देखो कितना काम का, नहीं होता तो यहाँ पे ग्लेशियर नहीं बनता, ग्लेशियर नहीं बनता तो हमको नदियां भी नहीं मिलती, नदियां नहीं मिलती तो हमको नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर भारत का मैदान, यानी जहाँ हम लोग हैं, ये ऐसे फर्टाइल हम लोग को जो है कि लैंड नहीं मिलता, एग्रीकल्चर नहीं अच्छी हो पाती। समझ रहे हो? ज्योग्राफी किसी का अगर बीए ग्रेजुएशन वगैरह मास्टर वगैरह अगर वो कर रहा हो तो हिमालय का, ठीक है, हिमालय की विशेषताएं पूछी जाती हैं, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ इसमें मेंशन करना पड़ेगा तुम लोग को। समझ रहे हो? ये फायदे हैं। प्लस प्लस साइबेरिया की ठंडी हवाएं जो आती हैं, ठीक है, साइबेरियन की ठंडी हवाएं, ये ठंडी हवाओं को भी बच्चों रोक देता है। वरना मालूम चलता कि हम लोग एकदम जो अभी ठंड लग रही है, इसका न जाने कितना भयानक ठंडी हम लोग के वहाँ होता फिर। समझ रहे हो? अलग अलग टाइप की जो जड़ी बूटियां हैं, दवाएं हैं, आयुर्वेदिक, वो भी हमको कहाँ मिलना है? हिमालय पर्वतमाला पे, ठीक है, हिमालय पर्वतमाला पे। तो ऐसे अगर इसकी खूबियों की बात करें तो बच्चों बहुत खूबियां हैं। अरावली के साथ भी यही है। अब देखो अरावली को काटने का रिजल्ट क्या होने जा रहा है? ये अरावली को जो काट काट के यहाँ से जो है कि निकाल रहे हैं ये क्या? पत्थर, ठीक, और बालू, ठीक, और गिट्टी। तो इससे क्या कर रहे हैं? सीमेंट वगैरह सारी कुछ बना रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में काम आ रहा है। तो इधर बच्चों ये सब जो एरिया है ना, ये कौन सा एरिया? ये सब डेजर्ट है बच्चों, ये पूरा डेजर्ट है। तो डेजर्टिफिकेशन बढ़ जाएगा, डेजर्टिफिकेशन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सर ये कैसे? तो मरुस्थल अपना हमेशा क्या करता है? मरुस्थल अपना हमेशा विस्तार करता है, ठीक है। तो ये रोका हुआ है, कौन रोका हुआ है? अरावली पर्वतमाला, ठीक है। तो इस साइड से मानसून ऐसे निकल जाता है, तो देखो इन सब एरिया में वर्षा होती है। तो इधर का तुम लोग देखोगे ना, तो तुम लोगों को दिखेगा राजस्थान का पार्ट, हरियाणा का पार्ट, इधर का, इधर तुम लोग को जो है कि ग्रीन दिखेगा, हरा दिखेगा, मगर इधर वाला पार्ट सब तुम लोग को धूल धक्कड़ यही सब दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट है। क्यों डेजर्ट है? क्योंकि मानसून जो है इधर जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है, यहीं से जो है ये कट गया और इधर की तरफ निकल लिया, ठीक है, ये इधर आ गया, यहाँ वर्षा कर रहा है। तो ये हमारा फायदे हैं अरावली के। समझ रहे हो? प्लस जो है प्रदूषण जो है, वो इसका भी मैटर, प्रदूषण कंट्रोल करने का काम ये भी यही कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर को यही कंट्रोल कर रहा है, ठीक। बहुत सारी नदियां गायब हो जाएंगी, मगर यहाँ लोगों को क्या दिख रहा है? पैसा दिख रहा है कि बस पैसा चाहिए, चाहे कितनी भी लोगों की कुर्बानी दे लो। खैर चलो बच्चों, आज टाइम था मेरे पास, मतलब तुम लोगों ने बताया कि हाँ सर 24 जनवरी को हो गया है, सर टाइम है, तो ठीक है, नहीं तो अभी चूंकि है चीज़ें देखो ज़्यादा, ठीक है, ये सब ज़्यादा चीज़ें हैं अभी। सर। सर हाँ, तब सर। तो सर वो सुप्रीम कोर्ट और बीजेपी गवर्नमेंट पगला हो गया है क्या सर? पागल तो पागल नहीं हो गए हैं सब, ये सब देखो, ये सब सर। हाँ बोलो बोलो।
ये मैप का भी थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन कर दीजिए, हाँ, एक लेक्चर लगा के। कौन सा? मैप 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 का बारे में। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो उसको भी कवर कर देंगे। ठीक है। जी सर। ये हाँ, तो ये जो कोरी कोरी बोला या आईपैड, अच्छा आईपैड तो तुम थी। ठीक है। तो वही कह रहा हूँ कि सब पैसा पा रहे हैं, अच्छा खासा पैसा पाऊँ, ये मालूम है। जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि 100 मीटर जो है गवर्नमेंट ने जो 2 साल पहले ही गवर्नमेंट ने ठीक है, अरावली को काटने की बात, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ 100 मीटर से नीचे जो है वो सब जो है अरावली में नहीं आएंगे। वो एक जो है नॉर्मल, ठीक है, क्या होगा, हिल्स होगा, इनको काट के खत्म कर दीजिए। खराब से खराब कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट को, खराब से खराब कंडीशन की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को 150 से 200 करोड़ रुपए मिले होंगे ये ऑर्डर पास करने में। समझ रहे हो, ये तो हम्म। स्थिति, कुल पॉलिटिशियन पैसा खा रहे हैं, जुडिशरी पैसा खा रही है, सब लूटे पड़े हुए हैं देश को। और यहाँ लोगों को जो है कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, बस हिंदू यस। मुस्लिम, बस सर मंदिर में मोदी है तो मुमकिन है। यहाँ तो मुस्लिम है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो मैं तो क्या हमेशा, बोलेगा ना सर अभी। ये सही बात है। मोदी है, मोदी फलाने बोलते हैं, हम फलाने हैं तो मुमकिन है। समझे? यस। खैर, चलो तो कल कल हम लोग बच्चों मिलते हैं, ठीक है। सर कल सर क्रिसमस भाई है। आ गया सर। सर कल आदमी छुट्टी का है। ह्यूमन माइंड, ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, क्योंकि ब्रेक चाहिए होता है ह्यूमन को। तो बीजेपी ये कांग्रेस कांग्रेस इतना रूल कर रहा था तो ब्रेक लेके बीजेपी आ गया। अभी बीजेपी बीजेपी बहुत रूल कर लिया, ब्रेक चाहिए, दूसरा लेके बिल्कुल। आता है। समय आ हम्म, गया, लग रहा है एकदम सर। एकदम एकदम समाजवादी। जरूर। चलो, तो कल क्लास नहीं होगी, तो आप सभी लोग को जो है कि क्रिसमस डे की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी क्रिसमस डे। थैंक यू सर। सर हाँ बोलो। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर आपका ये क्लास कब तक होगा लग रहा है, कब कंप्लीट होगा लग रहा है? तो ये जो है कि 2-3 क्लास में कंप्लीट कर देंगे, 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो अभी बच्चे ने बोला कि दो क्या, एक में ही हो जाएगा, यही एक चैप्टर तो केवल पढ़ाना है। बाकी जो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है उसमें वो देखो बच्चों, मैंने बोला ना कि पीपीटी मैं दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जानते हो क्या करना है, सब बोल बोल के बताना है। जैसे देखो, ये मैंने कहा ना कि जो है कि सबसे वर्ल्ड हाईएस्ट पीक इन ऑर्डर, क्रम में, सबसे पहले कौन, माउंट एवरेस्ट, फिर कौन, गार्डविन आस्टीन, फिर कौन, कंचनजंगा। ठीक है, तो ऐसे करके बोल बोल के हम तुमको क्या करेंगे, सब बताएंगे। तो क्या मतलब है बोल बोल के बताने का, तो ये तो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, वो मैं पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, तो उसको तुम लोग खुद से पढ़ जाना, मेरे उसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, जिस वे में मैं उसको पढ़ाता हूँ, मैंने याद करना है, अगर ये क्लास में मेरी बात अगर किसी को याद हो तो मैं उसको बताऊंगा कि कौन से क्रॉप्स कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं, उसके भी रीजन्स होते हैं। उन रीजन्स को लेके अगर मुझे बताना पड़ा, तो मैंने, तुम लोग याद करो, मैंने बताया था कम से कम मुझे खत्म करने में 3 मंथ्स लगेंगे। ठीक है, और वो सब बच्चों कहाँ खत्म किया जाता है, वो नेट के पेपर में खत्म किया जाता है। ठीक है, नेट जेआरएफ तुम लोगों ने सुना होगा, पीजी करने के बाद से जो है नेट जेआरएफ का पेपर होता है, तो जिससे तुम लोग जो है मास्टर किए हो, उसी से नेट जेआरएफ होता है, तो वहाँ पे उतना डेप्थ बताया जाता है। ठीक है, इसमें नहीं, इस कंपटीशन वाले में ऐसे नहीं बताया जाता है। या फिर यूपीएससी में तुम्हारा मेंस सब्जेक्ट हो, ठीक है, मेन से सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पे थोड़े बहुत मेंशन करने पड़ते हैं, अदरवाइज वो जानने की बहुत जरूरत नहीं होती है कि क्यों जो है गन्ना सर यहीं पे होता है, क्यों सर अभ्रक जो है यहीं पे होता है, मैंगनीज क्यों यहीं पे होता है, स्पाइस क्यों यहाँ पे होते हैं, क्या ऐसा रीजन है कि सर जो है कि अगर जो है कि हम काली मिर्च, ठीक है, या कार्डमम यानी इलायची हम अपने एरिया में अगर बोना चाहें तो वो उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, क्या रीजन है सर, कि वहाँ पे साउथ में तो होता है, हमारे यहाँ सर नहीं होता है। तो सबके बच्चों रीजन है, तो उन रीजन्स के साथ देखो पढ़ाऊंगा तो ये 3 मंथ्स जाएंगे, समझ रहे हो। तो सिंपल बात है, उतना बकवास करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोग को दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ, उसको याद कर लेना। ठीक, कल इसको बच्चों हम लोग खत्म करेंगे। ठीक, तो कल मतलब कल छुट्टी है, क्रिसमस डे, हम लोग नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक छोड़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, गुड नाइट सर। चलो, गुड नाइट सबको।